यूनिट 2 सप्लाई। गुड्स और सप्लाई, इस पूरे पार्ट में हम ये दो का डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले गुड्स का एक छोटा डेफिनेशन है वो पढ़ते हैं और फिर सप्लाई के ऊपर आते हैं, जिसके ऊपर आपके सीए में बहुत अच्छे अच्छे केस स्टडीज बनते हैं। गुड्स का डेफिनेशन, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स को बड़े सिंपल लैंग्वेज में कहा गया एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें इंक्लूड है एक्शनेबल क्लेम, मतलब लॉटरी, गैम्बलिंग, बेटिंग, इनके अलावा और कोई एक्शनेबल क्लेम नहीं, सिर्फ लॉटरी, गैम्बलिंग, बेटिंग, इसको इंक्लूड किया गया। ग्रोइंग ग्रास एंड क्रॉप्स, थिंग्स अटैच्ड टू द लैंड एंड एग्री टू बी सीवियर्ड बिफोर सप्लाई। कोई भी चीज जो जमीन से अटैच है, जैसे ग्रास या कोई क्रॉप, जिसको एग्रीमेंट में यह कर लिया गया है कि सप्लाई करने के पहले उसको जमीन से काटा जाएगा और आपको दे दिया जाएगा, तो वो भी पार्ट ऑफ गुड्स है, क्योंकि वो पहले मूवेबल नहीं है लेकिन बाद में मूवेबल हो जाएगी एज पर द एग्रीमेंट। एक्सक्लूड किया गया दो चीज को, मनी या सिक्योरिटीज एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो मनी और सिक्योरिटीज को गुड्स के डेफिनेशन में नहीं रखा गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी गुड्स के डेफिनेशन में नहीं रखा गया। लेकिन अगर वो फ्लैट, जो पहले भी मैंने बात की थी, अगर वो फ्लैट एग्रीमेंट यानी सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन के पहले उसका एग्रीमेंट हो गया बेचने का, तो फिर वो जीएसटी के दायरे में आएगी। अदर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स के दायरे में यानी जीएसटी के दायरे में नहीं आती। अब आता है सर्विस का डेफिनेशन। डेफिनेशन बड़ा सिंपल लिखा गया, एनीथिंग अदर देन गुड्स। हर वो चीज जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है, जिसमें इंक्लूड किया गया सेपरेट कंसिडरेशन फॉर यूज ऑफ मनी लाइक इंटरेस्ट। अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हो, मैं आपका पैसा यूज कर रहा हूं और आपको ब्याज दे रहा हूं, तो वो भी सर्विस के डेफिनेशन में आ गया। इसके ऊपर एक नोट है, राइट नाउ एग्जेम्प्टेड अपार्ट फ्रॉम क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट। इंडिया में इंटरेस्ट को सप्लाई सर्विस के डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया, लेकिन उस पर जीएसटी नहीं लगती। आपको बैंक से इंटरेस्ट मिलता है, उस पर जीएसटी नहीं लगता। लेकिन क्रेडिट कार्ड पे अगर आपको इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो तो उस पर जीएसटी लगता है। उसके अलावा कोई भी इंटरेस्ट अभी एग्जेम्प्टेड है। कन्वर्जन ऑफ मनी लाइक डॉलर टू रुपीज और वाइस वर्सा। अगर आप डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट करते हो या रुपीज को डॉलर में या एनी अदर करेंसी, ये भी एक टाइप का सर्विस है, तो इस कन्वर्जन पे जो कमीशन लिया जाएगा उस पर जीएसटी लगेगा। फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज लाइक ब्रोकरेज एक्सेट्रा। आपको शेयर वगैरह परचेज करने में या शेयर को गिरवी रख के लोन लेने में, एज अ सिक्योरिटी रख के लोन लेने में, अगर ये सब चीज में आपको कोई फैसिलिटी या अरेंजमेंट दे रहा है तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस का सप्लाई माना जाएगा और जीएसटी लगेगा। बोथ वर्क कॉन्ट्रैक्ट एंड रेस्टोरेंट सर्विस। सर्विस में और क्या इंक्लूड किया गया, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, जॉब वर्क जिसको बोलते हैं। आप साड़ियों के मैन्युफैक्चरर हो, लेकिन आप प्लेन साड़ी बनाते हो, आप मुझे बेचते हो, उस पर मैं एम्ब्रॉयडरी का वर्क करता हूँ और फिर आपको वापस दे देता हूँ और उसको आप आगे बेचते हो, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में आएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं माना जाएगा। एंड रेस्टोरेंट सर्विस, क्योंकि रेस्टोरेंट में दोनों होता है, आपको खाना भी दिया जा रहा है और आपको गुड्स सर्विस भी दी जा रही है, बट क्योंकि वहाँ पर सर्विस मेन एलिमेंट है तो इसको सर्विस के डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया, न कि गुड्स के डेफिनेशन में। इसीलिए जब कंपोजिट स्कीम में आप जाते हो तो मैन्युफैक्चरिंग पे 1% जीएसटी देना पड़ता है, रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विस पे 5%, क्योंकि कंपोजिट स्कीम सिर्फ गुड्स पे एप्लीकेबल है, सर्विस पे नहीं। फिर भी उसको दोनों कैटेगरी में रखा गया और वहाँ पर उस पर आपको स्कीम दी गई, कंपोजिट स्कीम। और अदर कोई पे भी 1% ही कंपोजिट स्कीम है। कंपोजिट स्कीम बहुत डिटेल में आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट और रेस्टोरेंट सर्विस को सर्विस में ही इंक्लूड किया गया। अब आते हैं सर्विस के मेन पार्ट के ऊपर, जो आपके सीए फाइनल एग्जाम में बहुत ही काम का है। सप्लाई ऑफ सर्विस को 3 कैटेगरी में बांटा गया। सेक्शन 7(1)(a) जो कि गुड्स एंड सर्विसेज का बात करेगा, सेक्शन 7(1)(b) इंपोर्ट ऑफ सर्विस का बात करेगा, और एक थर्ड पार्ट है सेक्शन 7(1)(c) जिसके ऊपर लास्ट में बात करेंगे। तो मेन 7(1)(a), 7(1)(b), 7(1)(c) में मेनली बोला जाएगा विदाउट कंसिडरेशन भी वो सप्लाई माना जाएगा। कब कब वो पढ़ेंगे।
और सेक्शन 7(2) भी इसका पार्ट है। सेक्शन 7(2) में आप पढ़ेंगे क्या क्या एग्जम्प्टेड सप्लाई मानी जाएगी। तो 7(1), 7(2) मेन दो हेड, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, सेक्शन 7 सबसेक्शन 2, ये दो मेन हेडिंग है। 7(1) के अंदर 3 पार्ट है। 7(1)A जो गुड्स एंड सर्विस दोनों पे एप्लीकेबल है। सेक्शन 7(1)B जो इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात करेगी, यानी आप फॉरेन से जब सर्विस लेते हो तब। और सेक्शन 7(1)C जो बात करेगी विदाउट कंसिडरेशन, कब कब सप्लाई माना जाएगा। और फिर सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से सप्लाई एग्जम्प्टेड है। सेक्शन 7(1)A पढ़ते हैं। सेक्शन 7(1)A जिसका डेफिनेशन बोला गया, सेल ट्रांसफर, यानी सप्लाई का मेन डेफिनेशन सेक्शन 7(1)A में है। सप्लाई का मेन डेफिनेशन सेक्शन 7(1)A में है, यानी ये आपका डोसा है और बाकी आपकी चटनी और सांभर है। तो मेन पार्ट यही है सेक्शन 7(1)A। डेफिनेशन बोला गया, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, डिस्पोजल, लाइसेंस, रेंटल, लीज, यानी कुल मिला के 1 सेल, 2 ट्रांसफर, 3 बार्टर, 4 एक्सचेंज, 5 डिस्पोजेबल, 6 लाइसेंस, 7 रेंटल, 8 लीज। 8 वर्ड को लेकर डेफिनेशन बनाया गया। सेल का मतलब हम नॉर्मली समझते हैं। ट्रांसफर का मतलब वही हो गया, अपने ब्रांच डिपार्टमेंट में माल भेज रहे हो, ग्राउंड टू शोरूम भेज रहे हो। बार्टर मतलब इन एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी टू कमोडिटी। एक्सचेंज जहां पर आप बोलते हो कि थोड़ा पैसा दो और थोड़ा गुड्स ले लो, जैसे पुराना मोबाइल दो और थोड़े नए पैसे देकर नया मोबाइल ले लो। डिस्पोजल, मैं अपने फैक्ट्री से, अपने गोडाउन से, अपने शोरूम से, अपने ऑफिस से कोई एसेट को रिमूव करता हूँ, डिस्पोज कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ, डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ, काम की नहीं है अब वो भी इसमें आ जाएगी, वो भी टाइप ऑफ सप्लाई माना जाएगा। मैं आपको लाइसेंस देता हूँ, यानी परमिशन देता हूँ अपने किसी चीज को यूज करने का, और बदले में आपसे फीस ले रहा हूँ, वो भी सेल ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी। रेंटल, मैं आपको भाड़े पे कुछ देता हूँ और लीज पे देता हूँ, तो ये सब सप्लाई माना जाएगा। अब सेक्शन 7(1)A में मेन 3 कंडीशन है। मेड और एग्रीड टू बी मेड, सर्विस डन, मनी ड्यू, यानी अगर आपके साथ मेरी बात हो गई है, सेल सप्लाई का मतलब है या तो मैंने सप्लाई कर दी है या मैं सप्लाई फ्यूचर में करूंगा, दोनों को सप्लाई माना गया है। और ये बात केस स्टडी के लिए बहुत काम की बात है। मेड और एग्रीड टू बी मेड, मैंने आपको सप्लाई कर दिया है या मैं सप्लाई करूंगा, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों ही सप्लाई माना जाएगा। सर्विस डन फॉर मनी ड्यू, मैंने सर्विस दे दी है, पैसे बाकी हैं, वो भी सप्लाई माना जाएगा। एडवांस मनी रिसीव्ड, रिमेंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ सर्विस के केस में एडवांस मनी मिले तो ही सप्लाई है। गुड्स का अगर मुझे एडवांस मनी मिलता है उसको सप्लाई नहीं माना गया है, जब मैं आपको गुड्स दूंगा तब जीएसटी जमा होगी। लेकिन सर्विस के केस में मैंने आपको सर्विस नहीं दी है मगर मैंने आपसे पैसे ले लिए हैं, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, उसको सप्लाई उसी समय मान लिया जाएगा। और ये सिर्फ सर्विस के केस में है, गुड्स के केस में नहीं। ये बात अपने माइंड में एकदम अंडरलाइन कर ले, क्योंकि ये केस स्टडी के बहुत काम की बात है। तो पहली बात सप्लाई का डेफिनेशन का इंपॉर्टेंट बात, मेड और एग्रीड टू बी मेड। फिर बोला गया फॉर कंसिडरेशन, और तीसरी बात बोली गई इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी मैं 3 बात कर रहा हूं सप्लाई के डेफिनेशन पे। सप्लाई दे दी गई है या दिया जाने वाला है, कंसिडरेशन के बदले में है, और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। अगर ये तीनों एलिमेंट है तो सेक्शन 7(1)A आपका एप्लीकेबल हो जाता है, यानी उसे सप्लाई माना जाएगा। फॉर कंसिडरेशन मतलब नॉर्मल बात आप जानते हैं, फॉर मनी और अदरवाइज, एक्ट और फॉरबियरेंस, 4 वर्ड यूज हुए। फॉर मनी, मैं आपको कंसिडरेशन में क्या दे रहा हूं, पैसा दे रहा हूं या कोई सामान दे रहा हूं या कोई एक्ट कर रहा हूं। आपने मुझे कहा नीरज सर ये काम कर दीजिए, हम आपको इतना पैसा देंगे, वो मैं काम कर दे रहा हूं। और फॉरबियरेंस, आपने मुझे कहा नीरज सर ये काम मत कीजिए, मैं आपको इसके लिए पैसे देता हूं और मैं वो काम नहीं कर रहा हूं। यानी सप्लाई ऑफ सर्विस में कुछ करना या नहीं करना भी सर्विस है, जो आप लॉ के डेफिनेशन में पढ़ते भी थे, बिजनेस लॉ पढ़ते वक्त। कंसिडरेशन का डेफिनेशन में डन और नॉट डन दोनों ही यहां पर एप्लीकेबल है। फॉर जैसे मैंने आपके एरिया के में ही कोचिंग सेंटर खोल रहा था
आपने मुझे कहा सर इस एरिया में कोचिंग सेंटर मत खोलिए, आप कहीं और खोल लीजिए, इसके लिए हम आपको 2 लाख रुपए देते हैं ताकि आपका कंपटीशन ना हो, आपको भी आराम रहे। मैं वो काम, आपने मुझे कहा ये काम मत कीजिए। आपके कोचिंग सेंटर में मान लो मैं टीचर था, अब मैं आपका कोचिंग सेंटर छोड़ रहा हूँ और आपने मुझे कहा है कि आप मुझे लाख रुपए दे रहे हैं एक्स्ट्रा ताकि आपके एरिया में मैं वही बिजनेस ना करूं या आपके राइवलरी कंपनी को ज्वाइन ना करूं, आप मुझे इस बात का एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, तो फिर वो भी एक टाइप का सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा। तो फॉरबियरेंस यानी कुछ नहीं करना भी सप्लाई ऑफ सर्विस है, बहुत काम की बात है समझने के लिए। इसका एक्सेप्शन, अच्छा फॉर कंसिडरेशन का एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं, यानी कंसिडरेशन 4 चीज हुई, मनी और अदरवाइज, एक्ट और फॉरबियरेंस। इसका एक्सेप्शन क्या है? सब्सिडी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई सब्सिडी देती है वो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। मनी अगेंस्ट डिपॉजिट, अगर आप कोई मनी डिपॉजिट में देते हैं और बाद में वो डिपॉजिट रिफंडेबल है पूरा का पूरा, तो उसको कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। हाँ, लेकिन वो मनी फ्यूचर में आपके मेन पेमेंट से एडजस्ट हो जाएगी तो उसको सर कंसिडरेशन माना जाएगा। लेट्स से मैं आपसे एक फ्लैट लेने आता हूँ, आप कहते हैं अगर आप ये फ्लैट लेना है तो आप 2 लाख डिपॉजिट दे जाइए, अगर आप फ्लैट कैंसिल करेंगे आपको 2 लाख वापस मिल जाएगा, तो ये कंसिडरेशन नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हैं आप 2 लाख दे जाइए और अगर आप फ्लैट नहीं लेते हैं 2 लाख हम रख लेंगे, या आप 48 लाख बाद में पेमेंट कर दीजिएगा, फ्लैट का वैल्यू 50 लाख है, आप 48 लाख बाद में पेमेंट कर दीजिएगा, ये 2 लाख आपका वहां एडजस्ट हो जाएगा, तो फिर ये कंसिडरेशन माना जाएगा। नॉर्मल डिपॉजिट कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन डिपॉजिट जो एडजस्टेबल है फ्यूचर में लेटर ऑन, वो कंसिडरेशन है। तो अगर सप्लाई सर्विस या गुड्स का सप्लाई किया जा रहा है या किया जाएगा, मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन, तो वो सप्लाई के डेफिनेशन में आएगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट सेक्शन 7(1)(a) का, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। फ्रॉम सप्लायर्स पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहा हूं मैं, जो सप्लाई दे रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, वो उसके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, तो ही ये सप्लाई के डेफिनेशन में आएगा। सर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस को थोड़ा और इलाबरेट कीजिए। जैसे सेल ऑफ ओल्ड कार टू डीलर, मैं एक डीलर को सेकेंड हैंड कार अपनी दे रहा हूं, वो उसको आगे बेचेगा। मैं एज अ सप्लायर जो कार दे रहा हूं, ये मेरा बिजनेस नहीं है सेकेंड हैंड कार बेचना, ये मेरा फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, जहां जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। देखो सप्लाई भी है, मेड और एग्रीड टू बी मेड है, और पैसे भी ले रहा हूं यानी कंसिडरेशन भी है, लेकिन क्योंकि ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, ये सप्लाई के डेफिनेशन में नहीं आएगा और इस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर मैं अपने घर में ज्वेलरी पड़ी थी और किसी ज्वेलर हाउस को जाकर अपनी सेकेंड हैंड ज्वेलरी बेच देता हूं, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, वो सप्लाई के डेफिनेशन में नहीं आएगी, क्योंकि वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, वो मेरी पर्सनल यूज की सामान है, मैं बेच रहा हूं। हाँ, वो डीलर, वो ज्वेलर जब आगे बेचेगा सेकेंड हैंड ज्वेलरी को, उसका वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। जो बेच रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि वो सर्विस का सप्लाई है कि नहीं है। मंदिर में जो प्रसादम मिलता है, गुरुद्वारा में जो प्रसाद मिलता है, उसको भी सप्लाई नहीं कहा गया, क्योंकि वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है। आप प्रसाद खरीद रहे हो, आप पैसे देकर प्रसादम खरीदते हो, जैसे तिरुपति बालाजी में होता है, आप वो प्रसादम पैसे देकर खरीदते हो, लेकिन उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो सप्लाई के डेफिनेशन से बाहर है। ये तीनों आपके डिपार्टमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशन दिए हुए एग्जाम्पल हैं, इसीलिए मैं आपको ये नोट्स में तीनों चीजें पढ़ा रहा हूं। तो ये तीनों चीज जब आती है तभी सप्लाई माना जाएगा सेक्शन 7(1)(a) में। सेक्शन 7(1)(b) बोलता है अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो रहा है फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट फॉर बिजनेस, तो भी वो जीएसटी एप्लीकेबल होगा उस पर। और कौन सा जीएसटी? आईजीएसटी। तो अगर आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हो, आप फॉरेन से कोई सर्विस इंडिया में ले रहे हो, चाहे वो आपके बिजनेस को फर्दरेंस करता है या नहीं करता है, लेकिन कंसिडरेशन होना चाहिए, पैसे दे रहे हो आप उसके बदले में। मैं आपको 3 एग्जांपल देता हूं। मेरा कोई भाई है, वो यूएस में रहता है, वो वहां पर कंसल्टेंसी का काम करता है, इंटीरियर डेकोरेशन का। मेरा यहाँ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट को अगर सर्विस दे रहा है, मैं उसे पैसे दे रहा हूं, ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस
है, जीएसटी एप्लीकेबल है। सेक्शन 7(1)(a) में आया ये, क्योंकि यहाँ पे वो मुझे सर्विस दे रहे हैं। फॉर कंसिडरेशन और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तीनों बातें एप्लीकेबल हो गई, तीनों बातें एप्लीकेबल हो गई, तो सेक्शन 7(1)(a) आ गया। और इसी को अगर मैं 7(1)(b) में घुमा दूं, मेरा एक भाई है जो यूएस में रहता है, वो मुझे वहां से सर्विस दे रहा है फॉर कंसिडरेशन, चाहे वो मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट के इंटीरियर डेकोरेशन के लिए हो, चाहे वो मेरे घर के इंटीरियर डेकोरेशन के लिए हो, मैं उसे पैसे दे रहा हूं, तो फिर वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा और उस पर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा भाई मेरे घर के लिए सर्विस दे रहा है, मान लो अगर मेरा भाई मेरे घर के लिए सर्विस दे रहा है और मेरे से पैसे नहीं ले रहा है, मेरे घर के इंटीरियर डेकोरेशन के लिए वो मुझे सर्विस दे रहा है और मेरे से पैसा नहीं ले रहा है, तो फिर वो सप्लाई के डेफिनेशन में नहीं आएगा और उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो फॉर कंसिडरेशन इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो, वेदर और नॉट फॉर बिजनेस, लेकिन कंसिडरेशन है तो जीएसटी एप्लीकेबल है। गुड्स के केस में गवर्न बाय कस्टम एक्ट, सो एडिशनल काउंटरवेलिंग ड्यूटी आईजीएसटी विल बी एप्लीकेबल। अगर फॉरेन से आप गुड्स लेकर आ रहे हो तो उस पर कस्टम एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है, तो उस पर आईजीएसटी अपने आप ही लग जाएगा, क्योंकि कस्टम डिपार्टमेंट काउंटरवेलिंग ड्यूटी के नाम पे आईजीएसटी एप्लीकेबल कर देगा। और ये दोनों ही जो है इंपोर्ट ऑफ गुड्स या इंपोर्ट ऑफ सर्विस, उस पर आरसीएम लगता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जो अपने अगले ही वीडियो का टॉपिक होगा, तो उस पर बाद में बात करेंगे। अभी केवल इतना ही जान लो, अगर आप फॉरेन से गुड्स या सर्विस लेकर आते हो तो इंडिया में जो बैठा है, जो सर्विस रिसिपिएंट है, वो जीएसटी जमा करेगा। एग्जम्पशन क्या है सेक्शन 7(1)(b) में? इफ सर्विस इंपोर्टेड बाय इंडिविजुअल या गवर्नमेंट या चैरिटेबल ट्रस्ट अदर देन बिजनेस, अगर बिजनेस पर्पस के लिए नहीं ले रहा हूं, कोई इंडिविजुअल हूं, गवर्नमेंट हूं या चैरिटेबल ट्रस्ट हूं, तो फिर अपने बिजनेस पर्पस के लिए नहीं ले रहा हूं, अपने घर के पर्पस के लिए ले रहा हूं, तो फिर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये तीन लोगों को छूट दी गई है, इंडिविजुअल, गवर्नमेंट और चैरिटेबल ट्रस्ट। इंडिविजुअल को इसलिए क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है इंडिया में, तो वो कैसे जीएसटी देगा। गवर्नमेंट और चैरिटेबल ट्रस्ट को भी यहाँ पर छूट दी गई है, लेकिन ये बिजनेस पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए। अगर बिजनेस पर्पस के लिए हो रहा है तो जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। अब आते हैं सेक्शन 7(1), सॉरी इसी में एक शेड्यूल 1 की बात करेंगे, सप्लाई फॉर सर्विस अदर देन कंसिडरेशन, यानी सेक्शन 7(1)(c) बोल सकते हो आप इसको। सेक्शन 7(1)(c) बोलता है सप्लाई ऑफ सर्विस अदर देन कंसिडरेशन, पैसे नहीं भी मिल रहे हैं फिर भी जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी बोलने सिंपल बात में बोल सकते हो, जीएसटी ऑन फ्री सप्लाई, फ्री में सप्लाई हो रहा है फिर भी जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, जिसको डीम्ड सप्लाई भी कहा जा सकता है। रिमूवल ऑफ बिजनेस एसेट एंड आईटीसी इज क्लेम्ड। नंबर 1, रिमूवल ऑफ बिजनेस एसेट एंड आईटीसी इज क्लेम्ड। मैं अपने बिजनेस एसेट को अब रिमूव कर रहा हूं, पुराना लैपटॉप, पुराना कंप्यूटर अब काम का नहीं है मेरे बिजनेस में, मैं नया लाना चाहता हूं। पुराना फर्नीचर पड़ा था, मैं रिमूव कर रहा हूं, पुराने टेबल चेयर, अब नया लाना चाहता हूं, और बदले में आईटीसी मैंने उस पर क्लेम कर लिया था, फ्री में रिमूव कर रहा हूं। मैंने अपने एम्प्लॉय को दिया, जाओ ये लैपटॉप ले जाओ, मेरे ऑफिस में तो काम आएगा नहीं, हम तो नया खरीदेंगे, फ्री में रिमूव कर रहा हूं। लेकिन मैंने इसको खरीदते वक्त इसका इनपुट क्लेम किया था, तो अब मुझे रिमूव करते समय भी इसका मार्केट वैल्यू के ऊपर, आज की डेट में जो इसका सेल वैल्यू हो सकता है, उसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा। तो मैं बेच दे रहा हूं बिना कंसिडरेशन के, फिर भी जीएसटी लग रहा है। गिफ्ट पर एम्प्लॉय 50,000, अगर मैं अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट देता हूं, पर एम्प्लॉय, ध्यान रखना, 10 एम्प्लॉय है, हर एक को 20-20 हजार का गिफ्ट दे रहा हूं, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। एक एम्प्लॉय को तोड़ तोड़ के साल में 3 बार मिलाकर 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट दे रहा हूं, तो जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा फुल वैल्यू पे। मान लो मैंने एक एम्प्लॉय को 70,000 का गिफ्ट दिया, तो पूरे 70,000 पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा, 50,000 माइनस होके नहीं। तो गिफ्ट अगर मैं देता हूं अपने एम्प्लॉय को 50,000 से ज्यादा का, तो सेक्शन 7(1)(c) में विदाउट कंसिडरेशन फिर भी जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। सप्लाई बिटवीन डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन एंड रिलेटेड पर्सन, दो बातें हैं, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन एंड रिलेटेड पर्सन। डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब अपने ही ब्रांच या अपने ही अदर शोरूम या HO2 ब्रांच या अपने ही अदर डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर रहा हूं, इसको बोलते हैं डीम्ड
distinct person. Goods or service to the branch of other state or registered under other GST number. सेम स्टेट में दूसरे ब्रांच को दे रहा हूँ, सेम सिटी में दूसरे ब्रांच को दे रहा हूँ, लेकिन दोनों का जीएसटी नंबर अलग अलग है. फ्री में ट्रांसफर कर रहा हूँ दूसरे ब्रांच को, फिर भी जीएसटी लगेगा. और अगर दूसरे स्टेट में है तो ऑब्वियसली जीएसटी नंबर अलग है, तो जीएसटी लगेगा ही. ये हुआ डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन. और रिलेटेड पर्सन मतलब सेक्शन 15 आपको इसका डेफिनेशन देता है. रिलेटेड पर्सन वो पर्सन है जो उसका सेपरेट पैन नंबर है. आपके दो बिजनेस हैं, एक का पैन नंबर अलग है, दो कंपनी है, दोनों का पैन नंबर अलग अलग है, तो दोनों रिलेटेड पर्सन कहलाएगी, क्योंकि दोनों एक ही से कनेक्टेड है. सर कैसे कनेक्टेड है? दोनों के ऑफिसर या डायरेक्टर सेम है, या बिजनेस पार्टनर सेम है, या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों के सेम है, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 25% से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड करता है एक बिजनेस दूसरे बिजनेस में, या दोनों ही कंट्रोल्ड बाय ईच अदर या कंट्रोल्ड बाय थर्ड पर्सन. मैं आपके बिजनेस को कंट्रोल कर रहा हूं या आप मेरे बिजनेस को कंट्रोल कर रहे हो, या हम दोनों के बिजनेस को कोई थर्ड पर्सन कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब हम दोनों सब्सिडियरी है, हमारा कोई होल्डिंग है. टुगेदर कंट्रोल थर्ड पर्सन, हम दोनों मिलके किसी और एक कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं या बिजनेस को कंट्रोल कर रहे हैं, या मेंबर ऑफ सेम फैमिली है, तो हम रिलेटेड पर्सन कहलाएंगे. और अगर रिलेटेड पर्सन है तो अगर एक दूसरे को सप्लाई कर रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन, फिर भी जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा. और आपके यहाँ पे बोला गया सेम, यहाँ पर एक पॉइंट कहा गया था डेफिनेशन में, मेंबर ऑफ सेम फैमिली. यहाँ पे फैमिली का मतलब है स्पाउस, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट पेरेंट, डिपेंडेंट ग्रैंड पेरेंट, या डिपेंडेंट ब्रदर एंड सिस्टर. तो स्पाउस और चिल्ड्रन डिपेंडेंट होने जरूरी नहीं है, लेकिन पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, ब्रदर एंड सिस्टर अगर डिपेंडेंट है आप पे, तो फिर उससे रिलेटेड पर्सन कहलाएंगे. और आप विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई करते हो तो भी जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा. बस ध्यान में रखना दोनों का सेपरेट पैन है. तो ये था आपका 71C. तो हमने क्या क्या पढ़ा? 71A में 3 चीज पढ़ी, मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. और फिर पढ़ा इंपोर्ट ऑफ सर्विस, जहां कंसिडरेशन तो लेकिन विदाउट और विथ बिजनेस, मतलब बिजनेस है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कंसिडरेशन है तो जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा. इसका एक्सेप्शन भी पढ़े थे, इंडिविजुअल, गवर्नमेंट या चैरिटेबल ट्रस्ट पे अगर अदर देन बिजनेस है तो नहीं होगा. सप्लाई ऑफ सर्विस अदर देन कंसिडरेशन पढ़े हमने कुछ एग्जांपल. अब आते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन एजेंट एंड प्रिंसिपल. यहां पर भी सप्लाई माना जाएगा, लेकिन एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है स्पेशली सीए फाइनल वालों के लिए. अगर ये सप्लाई ऑफ गुड्स है बिटवीन एजेंट एंड प्रिंसिपल, मैं आपका एजेंट हूं, आप मेरे प्रिंसिपल हो, आपने मुझे गुड्स भेजा और मैं आगे बेच रहा हूं, अलग से अपना बिल बना के जो मैं आगे सेल कर रहा हूं, आप मेरे प्रिंसिपल हो, मैं आपका एजेंट हूं, आपने मुझे गुड्स भेजा, मैं उसको आगे सेल कर रहा हूं, आप मुझे गुड्स भेज रहे हैं, मैं आगे उसको बेच रहा हूं, और अपना बिल बना के सेपरेटली, मेरी आगे जो सेल है, एजेंट जो आगे माल बेच रहा है, अपना इनवॉइस बना के, तो फिर उस पर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, जो आपने मुझे गुड्स भेजा है उस पर भी. तो देखो मैंने यहाँ एरो मार्क बना के बनाया है. अगर प्रिंसिपल अगर एजेंट को गुड्स भेज रहा है और एजेंट आउटसाइडर को बेचता है अपने इनवॉइस पे, ओन इनवॉइस, तो फिर जो प्रिंसिपल ने एजेंट को माल भेजा है उस पे भी जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा. वैसे वाइस वर्सा, आप मेरा बाइंग एजेंट हो, आप गुड्स खरीदते हो और मुझे ट्रांसफर करते हो और मैं आगे बेचता हूं, आप एजेंट हो, मेरे बाइंग एजेंट, आपका काम है मेरे लिए गुड्स खरीदना. अगर आप जो खरीद के ला रहे हो बस ऐसे ही मुझे सप्लाई कर दे रहे हो तो जीएसटी नहीं लगता, लेकिन आप अपने इनवॉइस पे मुझे सप्लाई कर रहे हो, आप नॉर्मल एजेंट नहीं हो, आप गुड्स खरीदते हो और मुझे सप्लाई करते हो अपना इनवॉइस बना के, तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा. तो अगर सप्लायर एजेंट को, प्रिंसिपल अगर एजेंट को या एजेंट अगर प्रिंसिपल को माल भेजे और एजेंट अपना इनवॉइस रेज करता हो तो उसको
सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, भले ही पैसा नहीं ले रहे हैं, विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई कर रहा है, आगे बेचने के बाद पैसा रिकवर करके दिया जाएगा, फिर भी उस पर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर नो ओन इनवॉइस, अगर अपना बिल नहीं है तो नो सप्लाई ऑफ जीएसटी। इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन, इसको अगर हम एक चार्ट में समझने का कोशिश करें, जो हमने अब तक पढ़ा उसको एक समरी चार्ट में, अगर ये रिलेटेड पर्सन या डीम डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई करता है फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में, जीएसटी विल बी एप्लीकेबल। इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन में अगर फ्री इंपोर्ट ऑफ सर्विस है फ्रॉम रिलेटेड पर्सन या ओन ब्रांच या ओन एस्टेब्लिशमेंट फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए, तो जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी आपका फॉरेन ब्रांच है, वो इंडिया में सर्विस दे रहा है, फॉरेन ब्रांच अपने इंडियन एंटिटी को सर्विस दे रहा है, तो अगर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस का अगर समरी बोले, अगर विद कंसिडरेशन है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, देखो हम पूरी समरी पढ़ रहे हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस का समरी पढ़ रहे हैं, अगर विद कंसिडरेशन है, पैसा लिया जा रहा है, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है या नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है, लेकिन पैसा लिया जा रहा है तो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर विदाउट कंसिडरेशन है और रिलेटेड पर्सन को है तो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस अगर है तो पैसा लिया जाएगा, अगर अदर है तो नॉन टैक्सेबल है। यानी 3 केस में इंपोर्ट ऑफ सर्विस विद कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, विद कंसिडरेशन नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, विदाउट कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, तो टैक्सेबल हो जाएगा, अदर कुछ भी है तो नॉन टैक्सेबल। सेक्शन 7(2) शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 क्या है? शेड्यूल 3 आपको बताता है एक्सेप्शन टू सप्लाई, मतलब कब कब सप्लाई नहीं माना जाएगा भले ही पैसा लिया जा रहा हो। एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, मतलब जनरली अगर मैं आपके यहाँ जॉब करता हूँ और आप मुझे सैलरी दे रहे हो तो मैं आपको सर्विस तो दे रहा हूँ, बट इस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। कंपनसेशन फॉर प्री मेच्योर टर्मिनेशन, आप मुझे टाइम से पहले जॉब से निकाल रहे हैं, आपका मेरा एग्रीमेंट था आप मुझे 5 साल जॉब पे रखोगे, आप मुझे 3 साल बाद ही निकाल रहे हो और इस बात का कंपनसेशन दे रहे हो, कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। नॉन कंपीटिंग फीस, मैं आपके यहाँ जॉब कर रहा था, मैं आपको जॉब छोड़ रहा हूँ, आप मुझे कह रहे हो आप सेम बिजनेस मत करना या फिर मेरे राइवल कंपनी में जॉब ज्वाइन मत करना, इस बात के लिए आप मुझे कॉम्पनसेशन दे रहे हो एक एग्रीमेंट करवा के, तो वो टैक्सेबल होगा। लेकिन नॉन कंपीटिंग फीस टैक्सेबल होगा, और अगर नॉर्मल है तो नॉन जीएसटी। कैजुअल लेबर नो जीएसटी, वही सैलरी की तरह हो गया। डायरेक्टर रेमुनरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीए फाइनल वालों के लिए, ये सीए इंटर में उतना एप्लीकेबल नहीं होता लेकिन सीए फाइनल के लिए है। डायरेक्टर रेमुनरेशन, अगर एक डायरेक्टर एक कंपनी को सर्विस दे रहा है लेकिन वो अगर उसके इन द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, मतलब उस पर टीडीएस कटता है सैलरी की तरह, सेक्शन 192 का टीडीएस कटता है, तो फिर नो जीएसटी। उसके अलावा अगर डायरेक्टर कंपनी को कोई भी सर्विस दे रहा है, मान लो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीटिंग में बैठने की सिटिंग फीस ले रहा है, कुछ डॉक्यूमेंट को साइन करने के अलग चार्जेस ले रहा है, डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्शन करने के अलग चार्जेस ले रहा है, और वो सैलरी के एग्रीमेंट में नहीं आते, मतलब 192 का टीडीएस नहीं कटता है उसके ऊपर, तो फिर उस पर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, वो एग्जम्प्टेड नहीं होगा। सर्विस बाय कोर्ट या ट्राइब्यूनल, कोर्ट या कोई ट्राइब्यूनल अगर कोई सर्विस दे रहा है और फीस ले रहा है, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल है, कोई आर्बिट्रेशन की सर्विस दे रहा है, आर्बिट्रेशन क्या होता है? जनरली कोर्ट कोई आपका मैटर हैंडल करती है, लेकिन अगर किसी मैटर में आप आर्बिट्रेशन के थ्रू जाते हो, जो कोर्ट नहीं है लेकिन कोर्ट जैसा काम करती है, लोगों के डिस्प्यूट को सेटल करवाती है, अगर वो आर्बिट्रेशन को सर्विस दे रही है उस पर जीएसटी एप्लीकेबल है। वो आर्बिट्रेशन आपसे फीस लेगी, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल है, लेकिन कोर्ट या ट्राइब्यूनल जो आपको सर्विस दे रही है फीस लेके, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। एमपी, एमएलए, मेंबर ऑफ पंचायत, ये आपको कोई भी सर्विस दे रहे हैं, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। सर्विस ऑफ फुनेरल, बुरियल और मॉर्चरी, इस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। किसी को जलाने, दफनाने या मॉर्चरी का सर्विस लग रहा है, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट, सिर्फ वहाँ जलाने का नहीं, वहाँ तक ले जाने का भी अगर वो आपको सर्विस दे रहे हैं
तो उस पर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इमूवेबल को गुड्स नहीं माना गया, वो खाली फ्लैट बिफोर कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट बिके तो जीएसटी एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं। इसका एक्सेप्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया। बट इफ रेंटल और लीज देन टैक्सेबल, मैंने यहाँ लिखा है सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, रेंटल नहीं, तो रेंट पे जीएसटी लगेगा। सेल ऑफ बिल्डिंग बिफोर कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट तो फिर जीएसटी लगेगा। एक्शनेबल क्लेम, गैम्बलिंग बेटिंग लॉटरी को छोड़ के बाकी कोई भी एक्शनेबल क्लेम है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग पे जीएसटी लगेगा। सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, आप फॉरेन का एक ऐसा देश जहां से इंडिया में सेल हो उस पर सीवीडी नहीं लगता, यानी वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है, और वहां से किसी और देश में माल बेच रहे हो, इंडिया में एंटर नहीं हुआ गुड्स, इंडिया में एंटर नहीं हुआ गुड्स, बस आप उसको एक देश से दूसरे देश बेच दे रहे हो, यानी एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से दूसरे नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में गुड्स बेच दे रहे हो, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड फॉर होम कंजम्पशन, कई बार कस्टम्स में माल उतरता है, वो हमारे कस्टम हाउस के वेयर हाउस में पड़ा रहता है कुछ दिन के बाद आप जाते हो उसको क्लियर करा लेते हो, तो कस्टम वेयर हाउस वाले आपसे रेंट लेते हैं उतने दिन का भाड़ा, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन 72B, ये तो 72A था जिसमें एक शेड्यूल 3 का पूरा लिस्ट था। सेक्शन 72B नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है, कुछ एक नोटिफिकेशन दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। नोटिफिकेशन नंबर N/N 14/2017, इसमें बोला गया सर्विस टू पंचायत अंडर आर्टिकल नंबर 243G और म्युनिसिपैलिटी अंडर आर्टिकल नंबर 243W। अगर आप पंचायत या म्युनिसिपैलिटी को कोई सर्विस दे रहे हो और वो भी इस आर्टिकल में मेंशन है तो फिर आप पे जीएसटी नहीं लगेगा। लाइसेंस फीस ऑन अल्कोहलिक लिकर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको अल्कोहलिक लिकर बेचने का लाइसेंस देती है और उसके बदले में आपसे फीस लेती है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ओनली अल्कोहलिक पे नहीं लगेगा, उसके अलावा अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट लिखा था, स्टेट गवर्नमेंट आपको अल्कोहलिक लिकर देती है लाइसेंस तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अल्कोहलिक लिकर को छोड़ के जैसे माइनिंग का राइट दे रही है या नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्शन का या पेड़ काटने का लाइसेंस दे रही है, उस पर जीएसटी लगेगा उस लाइसेंस फीस पे। ये है नोटिफिकेशन नंबर N/N 20/2019। अब आता है एक शेड्यूल 2 जिसके अंदर कुछ पैराग्राफ्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सीए फाइनल के लिए। शेड्यूल 2 सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस। प्रॉब्लम क्या है ना, कई चीजों में कंफ्यूजन ये है, इसको गुड्स का सप्लाई माने कि सर्विस का, क्योंकि सर्विस के सप्लाई पे जीएसटी का रेट अलग है और गुड्स के सप्लाई पे जीएसटी का रेट अलग। कुछ चीजों में ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो गवर्नमेंट ने पूरा शेड्यूल बनाया इसके लिए। तो सप्लाईज फॉर गुड्स और सर्विस, इसके क्लैरिफिकेशन के लिए पैरा 1, अगर ट्रांसफर ऑफ गुड्स, ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स अगर करते हैं, मैं आपको मालिकाना हक ट्रांसफर कर रहा हूं गुड्स का, या ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स ऑफ फ्यूचर डेट, अभी रेडी नहीं है वो गुड्स, मैं बनाऊंगा और आपको बाद में दूंगा, या आपको हायर परचेज पे गुड्स दे रहा हूं, आप थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट करना तोड़ तोड़ के, तो यहाँ पे आपको मैं गुड्स का टाइटल दे रहा हूं या आपको गुड्स का टाइटल दूंगा फ्यूचर डेट पे, आप थोड़ा थोड़ा पेमेंट करोगे, आखिरी इंस्टॉलमेंट जब पेमेंट कर दोगे तब वो परचेज माना जाएगा आपके लिए, यानी हायर परचेज एग्रीमेंट। इन दोनों को ट्रांसफर ऑफ गुड्स माना गया है। मैं आपको टाइटल दे रहा हूं, कोई सर्विस नहीं, गुड्स का टाइटल दे रहा हूं तो ये कोई सर्विस नहीं है। सप्लाई ऑफ सर्विस कब माना जाएगा, ट्रांसफर ऑफ राइट्स इन गुड्स, मैं आपको गुड्स नहीं दे रहा, सिर्फ यूज करने के राइट दे रहा हूं। और अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स, आपको थोड़ा हिस्सा दे रहा हूं गुड्स में, गुड्स पूरी तरीके से आपका नहीं होगा, गुड्स आपको ट्रांसफर नहीं कर रहा हूं विदाउट ट्रांसफर ऑफ गुड्स। जैसे बाइक रेंटल सर्विस, या आजकल वो जो गाड़ियां रेंटल पे देने का सर्विस आया है, आप गाड़ी लो, पूरे दिन घूमो और शाम को लौटा दो, तो बाइक रेंटल, कार रेंटल, मैं यहाँ पे आपको शेयर दे रहा हूँ, गुड्स को यूज करने का राइट दे रहा हूँ, गुड्स नहीं दे रहा हूँ, तो ये सेल ऑफ सर्विस माना जाएगा। पैरा 1 में आपको गुड्स के बारे में बात की, पैरा 2 में आपकी बात हो रही है लैंड एंड बिल्डिंग की।
तो सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बिफोर सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन गुड्स माना जाएगा, एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट सर्विस माना जाएगा, जैसे कि लीज पे, रेंटल पे, लेटिंग, लाइसेंस या टेनेंसी राइट, ये सब आपके सर्विस माने जाएंगे। मैं रेसिडेंशियल पर्पस के लिए आपको देता हूं तो एग्जम्प्टेड है, जीएसटी नहीं लगेगा। कमर्शियल पर्पस के लिए आपको रेंटिंग पे दे रहा हूं तो वो टैक्सेबल सर्विस हो जाएगा। पैरा 3 ट्रीटमेंट प्रोसेस और अदर गुड्स। मैं आपको जॉब वर्क के लिए सामान दे रहा हूं, आप उस पर कुछ ट्रीटमेंट करोगे, कुछ प्रोसेस करोगे या कोई अदर एक्टिविटी करके मुझे वापस दे दोगे, उस जॉब वर्क को सर्विस माना जाएगा। जॉब वर्क का जो चार्ज आपको दूंगा वो सेल ऑफ सर्विस के बदले में पेमेंट माना जाएगा। ट्रांसफर ऑफ पैरा 4 ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट। अगर मैं परमानेंटली ट्रांसफर कर रहा हूं बिजनेस एसेट को, कोई लैपटॉप है, कंप्यूटर है, कोई फर्नीचर है, परमानेंट ट्रांसफर कर रहा हूं तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। अगर टेम्पररी यूज के लिए दे रहा हूं, प्राइवेट यूज या अदर बिजनेस पर्पस, तो फिर वो सेल ऑफ सर्विस माना जाएगा। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, पैरा 4 क्लॉज सी कुछ बोलता है। पैरा 4 में एक क्लॉज सी है जो कुछ बोलता है, इफ अ पर्सन सीज टू बी टैक्सेबल पर्सन देन ट्रांसफर विल बी डीम्ड सप्लाई एंड जीएसटी विल बी पेएबल। अगर जिस पर्सन को मैं दे रहा हूं वो टैक्सेबल पर्सन है, मैं टेम्पररी यूज के लिए दे रहा हूं, अगर वो टैक्सेबल पर्सन है तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा, अगर वो नॉन टैक्सेबल है तो एक्सेप्शन हो जाएगा। जैसे मान लो मैं आपको एक फर्नीचर दे, अच्छा यहाँ पे एक बात और है, कुछ एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट है, ये छोटे छोटे 2-3 केस स्टडी टाइप के पॉइंट है। मैंने आपको सारा एसेट ट्रांसफर कर दिया, आप उस बिजनेस को आगे फर्दर कंटिन्यू करोगे इसलिए, तो फिर वो ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट नहीं माना जाएगा। अगर आप उस बिजनेस को आगे कंटिन्यू करने वाले हो, आप मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो या कोई और पर्सन हो, तो फिर वो ट्रांसफर ऑफ गुड्स हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ सर्विस नहीं होगा। पैरा 5 बोला गया सप्लाई ऑफ सर्विसेज, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो पीछे पढ़ चुके हम लोग, सेल ऑफ बिल्डिंग टू बायर, यहां पर एक्सेप्शन कर दिया सेल ऑफ बिल्डिंग टू बायर, ये हम भी पहले पढ़ चुके हैं, ये पैरा 5 हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा अगर मैं आपको रेंटिंग करता हूं, लेकिन अगर मैं आपको पूरी बिल्डिंग बेच देता हूं तो फिर वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। आपको मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अगर टेम्पररी ट्रांसफर कर रहा हूं तो फिर वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। डेवलपमेंट, डिजाइन या कस्टमाइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम का है। अगर मैं आपको कस्टमाइज करके सॉफ्टवेयर दे रहा हूं, आपके हिसाब से सॉफ्टवेयर को एडजस्ट करके आपको दे रहा हूं तो वो सर्विस माना जाएगा। अगर मैं आपको प्री पैक्ड या रेडी सॉफ्टवेयर दे रहा हूं जैसे टैली का सॉफ्टवेयर, तो फिर वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। और अगर मैं आपको सॉफ्टवेयर जैसे टैली के सॉफ्टवेयर में आपको, एक्चुअली मैं यहाँ पे गलत बात बोल गया, टैली का सॉफ्टवेयर बेचा नहीं जाता, मैं आपको यहाँ पर बोल रहा था सेकंड पॉइंट में कि सॉफ्टवेयर बेच दिया आपको तो वो गुड्स कहलाएगा। यहाँ पे टैली का सॉफ्टवेयर जनरली यूज करने का लाइसेंस मिलता है और हर साल आपको लाइसेंस फीस देनी पड़ती है, तो फिर वो, अगर मैं आपको प्रीपैक्ड सॉफ्टवेयर दे रहा हूँ लाइसेंस यूज करने के लिए और आपको हर बार उसका पेमेंट करना पड़ेगा तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो मैं आपको आपके हिसाब से सॉफ्टवेयर बना के दे रहा हूं तो सप्लाई ऑफ सर्विस है। अगर मैं बना बनाया सॉफ्टवेयर आपको पूरा बेच दे रहा हूं, सिर्फ आप ही के लिए है, वो कोई और यूज नहीं करेगा उसको आपके बाद, या आप जिसको चाहेंगे उसको दे सकते हैं, तो फिर वो गुड्स। लेकिन अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर का केवल लाइसेंस दे रहा हूं आपको और हर बार आपको रिन्यू कराना पड़ेगा तो फिर वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। पैरा 6 बोलता है कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई का मतलब क्या है? कंपोजिट सप्लाई मतलब 2-3 चीजों को मिला के दे रहा हूं, सप्लाई का कॉम्बो पैक या गुड सप्लाई का कॉम्बो पैक, अगर वैसा कुछ हो रहा है तो वो ऑलवेज सप्लाई माना जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भले ही मेन आइटम गुड्स है और सप्लाई छोटा सा एलिमेंट है, फिर भी वो पूरा का पूरा सप्लाई का ही सर्विस माना जाएगा। जैसे वर्क कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मैंने आपको अपनी जमीन दे दी, मैंने आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि आप
बिल्डिंग बना के या पूरा बंगलो बना के मुझे दीजिए, मटेरियल आपका, कंस्ट्रक्शन आपका, इंस्टॉलेशन आपका, सब कुछ आपका, फैब्रिकेशन, इरेक्शन, फिटिंग, मॉडिफिकेशन, सब कुछ आप करके देंगे। तो इसमें अच्छा खासा गुड्स लग रहा है, क्योंकि बिल्डिंग में देखो सीमेंट भी लगेगी, रॉड भी लगेंगे, बहुत सारा गुड्स इन्वॉल्व हो रहा है। सप्लाई मेन एलिमेंट नहीं नजर आ रहा, मेन एलिमेंट तो गुड्स हो रहा है, लेकिन फिर भी ये पूरा का पूरा बिल्डिंग बनाना भी तो एक सप्लाई है ना, सर्विस है बिल्डिंग बनाना एक, तो वो पूरे का पूरा एग्रीमेंट सर्विस के एग्रीमेंट में आ जाएगा। जैसे आपकी शादियों में होता है, कौन वो आते हैं कैटरर, आप उनको बोलते हो खाना भी आप ही, सब्जियां भी आप ही लाओ, आटा दाल चावल भी आप ही खरीद के लाओ, बनाओ भी आप ही, सर्व भी आप भी करो। तो उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट गुड्स इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन फिर भी बनाना और सर्व करना तो सर्विस है, तो आपकी पूरी की पूरी सप्लाई सर्विस मानी जाएगी। तो ऐसा वर्क कॉन्ट्रैक्ट जब आप देते हो तो पूरी की पूरी सप्लाई सर्विस मानी जाएगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे भी दिया, रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग और एनी सप्लाई ऑफ फूड ड्रिंक फॉर कंसिडरेशन। मेस में, रेस्टोरेंट में, कैटरिंग में, ये पूरी की पूरी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस दोनों हो रहे हैं, बट पूरा का पूरा सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। अगर एक अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, पैरा 7 पे आ गए हम लोग, एक अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, वो अपने मेंबर को फॉर कंसिडरेशन कोई भी सर्विस दे रहे हैं, तो वो पूरी की पूरी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। सेक्शन 8 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम अगले पार्ट की तरफ जा रहे हैं मोटा मोटी। अब सेक्शन 8 बोलता है कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। कंपोजिट और मिक्स्ड का मतलब क्या है? कंपोजिट का मतलब वो जो दो एलिमेंट, दो सप्लाई या दो गुड्स या गुड्स और सप्लाई का जो कॉम्बो बना है, दो सप्लाई का कॉम्बो, दो गुड्स का कॉम्बो या सप्लाई और गुड्स का कॉम्बो, वो नेचुरल बंडल है। मतलब वो तो एक साथ आना ही था, वो अलग अलग नहीं हो सकता था। और मिक्स्ड बोला जाता है जहां पे नॉट नेचुरल, वो बंडल बनाया गया है, वो बंडल ऑटोमेटिक नहीं है। जैसे डिटर्जेंट के साथ बाल्टी फ्री, बकेट फ्री, जैसे टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश फ्री, वो नेचुरल बंडल है, सॉरी वो नेचुरल बंडल नहीं है, वो मिक्स सप्लाई है। लेकिन जैसे गुड्स लंबे रूट पे जब जाते हैं तो इंश्योरेंस, या गुड्स के साथ ट्रांसपोर्ट, आप ट्रेन में पहले जब टिकट बुक करते थे तो टिकट के साथ खाना, वो कंपोजिट था, वो नेचुरल बंडल था रेलवे की तरफ से। आप उसको ऑप्ट करो या मत करो, आपका भाड़ा लग जाएगा और उस भाड़े में खाने का पैसा इंक्लूड रहेगा। तो अगर नेचुरल बंडल है, तब फिर अगर मान लो दो ऐसी चीजें इन्वॉल्व हो रही है, दोनों की जीएसटी रेट अलग है, तो कौन सी वाली जीएसटी रेट लगेगी? क्योंकि यहां पर प्राइस तो पूरे बंडल का चार्ज होता है एक साथ, प्राइस तो पूरे बंडल का एक साथ चार्ज होता है, तो वहां पर आपकी मेन आइटम जो है, प्रिंसिपल आइटम, उसका रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर ये कंपोजिट सप्लाई है, नेचुरल बंडल है, जो होना ही था ऐसा बंडल, आप सेपरेट नहीं कर पाते, वो होना ही है एक साथ, आप जानबूझ के नहीं बना रहे हो। वैसे कॉम्बो में जैसे गिफ्ट के साथ पैकिंग एक नेचुरल बंडल है, तो वहां पर प्रिंसिपल एलिमेंट जो है, मेन आइटम जो है, उसका जीएसटी का रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन जो मिक्स बंडल है, जैसे आजकल बर्थडे, जैसे आपको गिफ्ट के कॉम्बो पैक मिलते हैं जिसमें एक पर्स, एक परफ्यूम का बॉटल और एक बेल्ट एक साथ पैक करके दिया जा रहा है एक बंडल में, चार्ज एक ही लिया जा रहा है, पूरा पैक का मान लो 500 रुपया। तो फिर इस केस में जहां नेचुरल बंडल नहीं है, जानबूझ के बनाया हुआ बंडल है, वहां पर जिस प्रोडक्ट का हाईएस्ट जीएसटी होगा वो पूरे बंडल पे एप्लीकेबल हो जाएगा। मान लो परफ्यूम का रेट 12% है और लेदर आइटम यानी वो बेल्ट और पर्स, उनका रेट मान लो 18% है, तो आपका 18% जीएसटी पूरे बंडल पे लग जाएगा। तो अगर आपका सिंगल प्राइस चार्ज हो रहा है, कॉम्बो पैक में सामान आ रहा है और वो कंपोजिट कॉम्बो है, मतलब नेचुरल बंडल है, तो प्रिंसिपल आइटम जो है, जैसे वो रेलवे टिकट के साथ खाने का बोला था, तो रेलवे टिकट मेन आइटम है यहाँ पे, तो मेन आइटम का यानी प्रिंसिपल सप्लाई का रेट एप्लीकेबल हो जाएगा अगर ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बंडल में बना गया है। और अगर नेचुरल बंडल नहीं है, मिक्स सप्लाई है,
तो फिर हाईएस्ट वाला जीएसटी रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। आखिरी टॉपिक पे आ रहे हैं और ये टॉपिक खत्म होता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन इनडायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ से। सर्कुलर नंबर 11/2017 बोलता है डीम डिस्टिंक्ट पर्सन के केस में ये बात बोली गई है कि कन्वेयांस और कैरिंग गुड्स पैसेंजर नॉट सप्लाई। आपको अगर गुड्स, आप मान लो एग्जांपल में दूं, आप टाटा मोटर्स हो, आपको तो गाड़ियां एक जगह से दूसरा जगह भेजना पड़ेगा तभी वो गाड़ियां बिकेगी। तो आपकी जो गाड़ी है वो किसी बड़े ट्रक में लोड होके जाती है, तो वो जो सर्विस है उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। वो जो कन्वेयांस है उसको डीम डिस्टिंक्ट पर्सन है ना, एक हेड ऑफिस या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपने सारे शोरूम या ब्रांचेज में गाड़ियां भेज रहे हैं, सारे आउटलेट में, तो वो जो कैरिंग सर्विस दिया जा रहा है सारी गाड़ियों को पहुंचाने के लिए, उस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। या फिर रिपेयरिंग या मेंटेनेंस के लिए जा रहे हैं, आपकी गाड़ियां खराब हो गई है, आप उसको ठीक कराने के लिए मेन फैक्ट्री में लेकर जा रहे हो, शोरूम में जो गाड़ियां थी, तो वो जो ट्रांसपोर्ट सप्लाई है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। कन्वेयांस चार्जेस जो भाड़ा लगा है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, रिपेयरिंग पे लग सकता है। कन्वेयांस फॉर फर्दर सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई माना जाएगा। लाइक टाटा मोटर ट्रक फॉर सेल, आप बेचने के लिए ट्रक्स भेजते हो तो वो जो ट्रक जा रहा है उस पर सप्लाई लगेगा। सर्कुलर नंबर 21/2017 ये बोलता है डीम डिस्टिंक्ट के लिए भी इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ रिग्स, टूल्स, स्पेयर पार्ट्स एंड ऑल अदर गुड्स ऑन व्हील्स लाइक क्रेन्स नॉट सप्लाई। आप टूल्स, पार्ट्स ये सब जब भेजते हो, जैसे क्रेन जा रही है, कोई गाड़ी कहीं खराब हो गई है उसको उठाने के लिए क्रेन जा रही है, वो नॉट सप्लाई माना जाएगा। सर्कुलर नंबर 57/31/2018 बोलता है स्टॉक ट्रांसफर फ्रॉम प्रिंसिपल टू एजेंट इफ नो इनवॉइस बाय एजेंट नो सप्लाई। हम वैसे पढ़ चुके हैं इसलिए इसको अलग से पढ़ने का कोई पॉइंट नहीं था। सर्कुलर नंबर 47 सेक्शन 21/2018 बोलता है सप्लाई सर्विसिंग ऑफ कार इफ सर्विस वैल्यू शोन सेपरेटली। अगर आपको वो फ्री सर्विस है वारंटी के अंदर तो जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन अगर सर्विस वैल्यू अलग से बिल में शो की गई है तो सेपरेट जीएसटी चार्ज होगा। डिस्प्ले ऑफ नेम प्लेट ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, मान लो मैंने किसी एनजीओ में एक कमरा बनवा दिया और उस कमरे के नीचे लिखवा दिया नीरज चौराड़िया से सप्रेम भेंट। मैंने चैरिटेबल में दिया है, वो मेरा नाम वहां पे डिस्प्ले कर रहे हैं, जैसे धर्मादा वगैरह जो रूम में होता है, ये एक्ट ऑफ फिलोंथ्रॉफी है, नॉट सप्लाई ऑफ जीएसटी। लेकिन अगर मैं एडवर्टीजमेंट करवा रहा हूं उनसे अपना, तो फिर वो जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। मान लो टाटा मोटर्स, मान लो रिलायंस लिमिटेड, उन्होंने धर्मादा के काम के लिए बनवा दिया और नीचे लिखा सप्रेम भेंट फ्रॉम रिलायंस लिमिटेड, तो फिर वो फिलोंथ्रॉफी है, वो धर्मादे का काम है, तो वहां पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो एडवर्टीजमेंट सर्विस जैसा बिल बनता है उसके ऊपर, तो फिर अगर वो पब्लिसिटी के लिए हो रहा है तो जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। आप एक ज्वाइंट वेंचर करते हो किसी के साथ, तो ज्वाइंट वेंचर में जो ज्वाइंट वेंचरर हैं दोनों पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे, कैश कंट्रीब्यूशन पे कोई जीएसटी नहीं है। लेकिन अगर मैं गुड्स या सर्विस दे रहा हूं अपने ज्वाइंट वेंचर को, मेरा टेबल चेयर का बिजनेस था और मैंने उस ज्वाइंट वेंचर को अपने टेबल चेयर दे दिए बेचने के लिए, तो फिर उस पर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। वैसे ही अगर ज्वाइंट वेंचर मेंबर को सर्विस या गुड्स देगा तो उस पर भी जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे अब ज्वाइंट वेंचर बंद हो रहा है, 50 टेबलें बच गई, मैंने कहा मेरा तो टेबल का ही बिजनेस है, मैं ले लेता हूं, तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। सर्कुलर नंबर 44/2018, अगर टेनेंसी प्रीमियम फॉर टेनेंसी राइट, पहले के टाइम में क्या होता था, आपको घर अगर लेना है तो आपको कुछ डिपॉजिट देना पड़ता था, आपको कुछ डिपॉजिट्स देने पड़ते हैं, जिसको बोलते हैं आप एक टाइप से प्रीमियम, टेनेंसी प्रीमियम, पगड़ी कंसेप्ट जिसको बोलते हो, सलामी भाड़े वाला कंसेप्ट जो होता था पहले के टाइम में। अगर वैसा सलामी भाड़े पे मैं दे रहा हूं, ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट, नॉट सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग।
अगर मैं रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दे रहा हूँ तो नो जीएसटी, अगर कमर्शियल पर्पस के लिए दे रहा हूँ तो जीएसटी लग जाएगा। मैं टेनेंसी राइट किसी को खाली ट्रांसफर कर रहा हूँ तो ये लैंड और बिल्डिंग का सेल नहीं है, ये सर्विस माना जाएगा। तो अगर रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दे रहा हूँ तो नो जीएसटी, लेकिन किसी को कमर्शियल पर्पस के लिए दे रहा हूँ सलामी भाड़े पे, तो वो जो सलामी डिपॉजिट जो ले रहा हूँ उस पर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। प्रीमियम टू टेनेंट बाय लैंडलॉर्ड, जब मैं घर छोड़ रहा हूं, मैंने 50,000 डिपॉजिट दिया था, मैं घर 10 साल यूज करने के बाद छोड़ रहा हूं और उससे प्रीमियम ले रहा हूं, तो फिर उस पर जीएसटी लेविएबल हो जाएगा। अगर मान लो मैंने 2 लाख जमा दिए थे और अब मैं 2.5 लाख ले रहा हूं घर छोड़ते वक्त, मुझे लैंडलॉर्ड प्रीमियम दे रहा है, तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। ये आप नहीं बोल सकते क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर पे तो स्टैंप ड्यूटी लगा ही होगा, तो दोबारा क्यों जीएसटी लगेगा, दोबारा जीएसटी, यानी इस पे स्टैंप ड्यूटी भी लग जाएगा क्योंकि मैं ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा हूं अपना, और जीएसटी भी एप्लीकेबल हो जाएगा। सर्कुलर नंबर 3206/2018 फीस फॉर कंज्यूमर कोर्ट नो जीएसटी, ये पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने पढ़ा था वहां पे नॉर्मल कोर्ट, यहाँ पे कंज्यूमर कोर्ट एक बात बोला गया। अगर आप कंज्यूमर कोर्ट में आपने घर खरीदा, आपका बिल्डर आपके साथ बदमाशी कर रहा है और आपसे उसकी कुछ प्रॉब्लम्स है जो सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, आप कंज्यूमर कोर्ट जाते हो, तो कंज्यूमर कोर्ट जो सर्विस देगा आपसे फीस लेगा, उस पर कोई जीएसटी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर सर्कुलर नंबर 11/11/2017, बुक्स, प्रिंटिंग वाउचर्स या पैम्पलेट, मैं वाउचर्स प्रिंट करवा रहा हूँ, बुक्स प्रिंट करवा रहा हूँ या पैम्पलेट प्रिंट आउट करवा रहा हूँ, ये सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। लेकिन मैं एनवेलप या लेटर कार्ड प्रिंट आउट करवा रहा हूँ, वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। ये हुआ नॉर्मल प्रिंटिंग। अगर मैं किसी पब्लिशर आउट से, कोई पब्लिशर है बहुत बड़ा, आर्या पब्लिकेशन, लॉ पॉइंट पब्लिकेशन, उससे मैं अगर कॉन्ट्रैक्ट करता हूं और मेरी बुक वो पब्लिश करती है और मुझे रॉयल्टी देती है, तो वो गुड्स का सेल माना जाएगा। पब्लिशर के लिए, क्योंकि पब्लिशर आगे बुक्स बेचेगा, तो उसके लिए सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, और ऑथर ने क्योंकि उसके बदले में रॉयल्टी ली है, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स जो आपके डिपार्टमेंट ने दिए हुए हैं, तो उनका यहाँ पे क्लैरिफिकेशन था। तो ये है पूरा का पूरा सप्लाई पार्ट।